नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि यदि कम उम्र में किसी को यूट्रस यानी बच्चेदानी का कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो आगे क्या होगा, क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूट्रस का कैंसर होता क्या है। यूट्रस यानी बच्चेदानी, इसके दो भाग होते हैं। एक तो इसकी लाइनिंग होती है और दूसरी इसके मसल होते हैं जिसको मांसपेशी बोलते हैं। 90% से ज़्यादा कैंसर्स यूट्रस की लाइनिंग में बनते हैं और वो लाइनिंग हमारे बॉडी में हर मंथ में ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बनती है। हर महीने के पहले 14 दिन में एंड महीने के लास्ट के 14 दिनों में उसी लाइनिंग पे प्रोजेस्टेरॉन का असर होता है, जिसकी वजह से वो लाइनिंग को ज़्यादा बनने से प्रोजेस्टेरॉन रोकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो हर मंथ हमारे बॉडी में जो ईस्ट्रोजन है वो उस लाइनिंग को बढ़ाता है एंड प्रोजेस्टेरॉन उस लाइनिंग को कंट्रोल करता है। अब कोई भी ऐसा रिस्क आए जिसकी वजह से ये लाइनिंग ज़्यादा बनने लगे या फिर बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो इसमें कैंसर बनने का रिस्क होता है। एंड ये वाले कैंसर 90% ज़्यादा केसेस में होते हैं। अब जो दूसरा टाइप मैंने बताया था जो यूट्रस के मसल से बनता है या मांसपेशी से बनता है, वो 5% कैंसर होते हैं। पहला तो वो बहुत कम केसेस में होते हैं एंड वैसे वो हार्मोन की वजह से नहीं बनते, लेकिन अगर वो बन जाते हैं लोगों में तो वो भी हार्मोन की वजह से उनका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो अब जो ये पहला वाला टाइप है जिसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं, जो लाइनिंग से बन रहा है, ये इसकी होने की औसत उम्र 60 साल है, लेकिन लिटरेचर के हिसाब से 5% केसेस में ये 40 साल से कम उम्र के में बनते हैं। अब ये जो डेटा है जिसके हिसाब से मैंने बोला कि ये 5% है, वो 20 साल पुराना है। 20 साल में हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे खुद के डाइट, लाइफस्टाइल में इतनी चेंजेस हुई हैं कि हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बढ़ गया है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पहला तो है वो मोटापा। मोटापे में जो हमारे बॉडी में फैट है उससे ईस्ट्रोजन बनने लगता है, तो वो हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देता है। सेकेंड है पीसीओएस। पीसीओएस अब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड पीसीओएस में मेजर इशू ये रहता है कि ओवरी में एग बनते हैं बट वो फूटते नहीं हैं। ये आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है। तो जब ये अंडे बनते हैं, वो बनते तो ईस्ट्रोजन की वजह से है, बट वो ईस्ट्रोजन का असर ज़्यादा दिन तक रह जाता है और सही टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो फूटते भी नहीं है और इसलिए बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है और प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। तो दो रिस्क फैक्टर्स हो गए, एक तो मोटापा एंड पीसीओएस जो आजकल के जनरेशन में बहुत कॉमन है। तीसरा है कि कम उम्र में पीरियड स्टार्ट हो जाना। अब जितनी कम एज में आजकल हम सुनते हैं कि 8 साल में 9 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्मली जो 12-13 साल में होते थे। अब इतनी जल्दी हमारे बॉडी में अगर यूट्रस की लाइनिंग में ईस्ट्रोजन का असर आने लगता है तो उतना ही ज़्यादा रिस्क भी बढ़ता है आगे चल के ट्यूमर बनने का। और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे डायबिटीज़, बीपी, पीरियड्स इरेगुलर होना, थायराइड की प्रॉब्लम्स होना, गॉल स्टोन्स होना। ये सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है मोटापा या फिर ईस्ट्रोजन ज़्यादा होना। तो ये सब आजकल के रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस जनरेशन में हो सकता है कि बस 5% लोग नहीं हो जिनमें 40 साल से कम उम्र में कैंसर बना हो। इससे ज़्यादा भी लोगों में 40 साल से कम उम्र में ये कैंसर बन सकता है। अब जो मैंने दूसरा टाइप ऑफ कैंसर बोला था जो सार्कोमा है, वो यूजुअली उसके रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो सिंड्रोम की वजह से बनता है। तो जब वो सिंड्रोम की वजह से बन सकता है तो वो भी कम एज में बन सकता है, लेकिन उन कैंसर्स में बच्चेदानी नहीं बचाई जा सकती एंड उन केसेस में प्रेगनेंसी की भी कोई संभावना नहीं रहती है। उन केसेस में यूट्रस को रिमूव करना ही ऑप्शन होता है। एक और रिस्क फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आजकल लोगों को प्रेगनेंसी होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। वो इनफर्टिलिटी का एक कारण पीसीओएस भी होता है, बट उस इनफर्टिलिटी के और भी कारण होते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो यूट्रस जो है उस पर लगातार ईस्ट्रोजन का असर और उतने समय ज़्यादा तक रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने से हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बनता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का असर जो होना चाहिए था उस यूट्रस पे वो कभी हुआ नहीं।
तो जो कैंसर बनने का रिस्क है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अब ऐसा केस आया है या फिर ऐसा केस किसी को डायग्नोज हुआ है तो अब ऐसे में करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको ऐसे सेंटर पे जाना है जहाँ पे हर तरह के डॉक्टर्स हैं, जिसको मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं। उस टीम में गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। ये सारे लोग एक साथ मिलके पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या इनको वो टाइप ऑफ कैंसर है जिसमें यूट्रस बचाई जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में चैलेंज क्या होता है? तो मेन चैलेंज वो है, पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए, बट जो कैंसर की टीम है उनको ये देखना होगा कि क्या प्रेगनेंसी अलाउ करके पेशेंट का ट्यूमर बढ़ तो नहीं जाएगा, या फिर क्या वो ट्यूमर ऐसे स्टेज में है कि हम प्रेगनेंसी के लिए उस यूट्रस को छोड़ सकते हैं कुछ महीनों के लिए। तो मेनली ये है कि जो हमें पेशेंट का कैंसर वाला आउटकम, जिसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं, उसको हमें प्रेगनेंसी के लिए सेफ्टी है या नहीं, उससे हमें बैलेंस करना है। अब जो हमारे आज के टॉपिक का मेन क्वेश्चन था वो ये था कि क्या यूट्रस बचाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो ट्यूमर पता चला है वो कार्सिनोमा है, लाइनिंग से बना है, वो किस टाइप का है और वो किस ग्रेड का है और वो अभी कितना फैला है। तो एक सिचुएशन रहती है जिसमें ये जो टाइप है ये एंडोमेट्रॉयड टाइप का है और उसका ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 और 2 कम ग्रेड के ट्यूमर्स माने जाते हैं। और अगर जो ट्यूमर है वो स्टेज 1 में पता चली है, मतलब अभी वो यूट्रस की लाइनिंग तक ही सीमित है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में बीमारी पता चलती है तो यूट्रस को बचाने का ऑप्शन रहता है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि पेशेंट को कोई और ऐसे कारण तो नहीं है जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी ही ना हो पाए, लाइक हस्बैंड से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स या फिर कोई ऐसा कारण जिससे आगे प्रेगनेंसी करना पॉसिबल कम रहे। ट्रीटमेंट क्या होता है और ये ट्रीटमेंट कितना लंबा होता है। अगर हमें ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें कैंसर अभी बिल्कुल लाइनिंग तक सीमित है, वो ऐसे टाइप का है और ग्रेड का है जिसमें हम दवाइयाँ दे सकते हैं, तो उन केसेस में ये दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। ये जो दवाइयाँ होती है वो प्रोजेस्टेरोन होती है, जो मैंने बताया था कि वो नॉर्मली भी हमारे बॉडी में लाइनिंग को बढ़ने से रोकती है। तो जो ये प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ होती है, इस सिचुएशन में इनका डोज बहुत हाई रहता है और वो 2 तरह से दे सकते हैं, या तो वो गोलियाँ होती है या फिर वो मिरेना होता है। मिरेना एक कॉपर जैसी डिवाइस है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन डली होती है, ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ओरल दवाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि कुछ केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी से यानी बच्चेदानी के अंदर दूरबीन से जांच करके वो जितना हिस्सा है जिसमें लगता है कि ट्यूमर बन रहा है उतने हिस्से को निकाल के उसके बाद उसमें मिरेना डालते हैं या फिर ये गोलियाँ देते हैं। तो यूजुअली ये ट्रीटमेंट हम 6 महीने के लिए देते हैं, कुछ केसेस में 9 महीना तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस दौरान हर 3-3 महीने में पेशेंट का एक टिश्यू का बायोप्सी लिया जाता है बच्चेदानी के अंदर से, ये देखने के लिए कि वो ट्यूमर पे दवाइयों का कितना असर हो रहा है। अगर ये लगता है कि दवाइयों का असर हो रहा है तो ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं, बट अगर ये लगता है कि ट्यूमर जो है वो और बढ़ गया है, मतलब उसका ग्रेड और बढ़ गया है, तो उस सिचुएशन में ये ट्रीटमेंट स्टॉप करके बच्चेदानी निकाली जाती है। अब जो 80% केसेस में ये दवाइयाँ या फिर ये मिरेना या फिर ये जो हिस्ट्रोस्कोपी वाला ट्रीटमेंट मैंने बताया ये काम करता है। तो उन केसेस में यूजुअली 9 मंथ्स में या कुछ पेशेंट्स में मे बी 9 मंथ से 12 महीनों के बीच में ट्यूमर जो है वो नॉर्मल आने लगता है बायोप्सी में, मतलब वो ट्यूमर रिग्रेस हो गया या फिर वो ट्यूमर पे असर हुई उन दवाइयों की। तो उस सिचुएशन में हम पेशेंट को आगे प्रेगनेंसी के लिए भेजते हैं। अब एम ये है कि प्रेगनेंसी जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छा है, बिकॉज अगर हम काफ़ी लंबे समय तक वेट करेंगे तो बॉडी में जो एस्ट्रोजन बन रहे हैं वो उस लाइनिंग पे दोबारा असर करती रहेंगी एंड वो ट्यूमर दोबारा होने का रिस्क भी रहेगा। तो यूजुअली इन केसेस में हम IVF एक्सपर्ट के पास पेशेंट को भेजते हैं ताकि प्रेगनेंसी जल्दी हो सके। एंड एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद ट्रीटमेंट यही रहता है कि यूट्रस को रिमूव करना है, जिसको हिस्टेक्टमी बोलते हैं। अब ओवरीज का क्या करना है, क्योंकि कैंसर इतनी कम उम्र में हुआ है तो इतनी कम उम्र में ओवरी अगर निकाल दी जाए तो उससे हमारे शरीर पे बहुत सारे नेगेटिव
इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ओवरीज़ को बचाई जा सकती है, क्योंकि ये कैंसर्स मैंने आपको बताया था यूज़िबिलिटी ग्रेड 1 या 2 में होता है, या फिर वो उसका स्टेज भी बहुत कम होता है। क्या पेशेंट्स कुछ कर सकते हैं? क्योंकि अब मैंने बताया कि आजकल इतने रिस्क फैक्टर हैं, तो उस सिचुएशन में आपका क्या रोल है कि आप कुछ कर सको जिससे आपको ये रिस्क कम हो? आप अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज को रेगुलरली इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन में। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है या फिर आपको मोटापा बताया गया है, तो आपको उसको नॉर्मल बीएमआई में लाना है। आप वो डाइट से करें या एक्सरसाइज से करें या दोनों से करें। अगर आपको पीसीओएस की डायग्नोसिस बताई गई है, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। उसका ट्रीटमेंट यूजुअली प्रोजेस्टेरॉन से होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम कंट्रोल करें। तो ये सारे कुछ उपाय हैं जो नॉर्मली भी हम करके अपने यूट्रस कैंसर होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।